क्या आपने कभी महसूस किया है कि पृथ्वी पर हर वर्ष कितने भूकंप आते हैं? इनमें से कितने भूकंप ऐसे होते हैं जिन्हें अपन महसूस कर पाते हैं? कितने ऐसे भूकंप होते हैं जिससे पृथ्वी पर भारी क्षति पहुंचती है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप जोशी और अपन पढ़ रहे थे लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए ज्योग्राफी। आज अपना जो टॉपिक है वह होगा भूकंप। अब तक हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। आंतरिक संरचना में अपन ने देखा कि पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बनी है। उसके बाद में आपने कल की क्लास में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। किस प्रकार भूकंप के मदद से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भूकंप या अर्थक्वेक। तो पहले अपन देखते हैं कि भूकंप है क्या। भूकंप की परिभाषा से अपन शुरुआत करते हैं। तो भूकंप क्या है? भूकंप क्या है कि पृथ्वी की भूपटल में बाह्य और अंतर्जात जो बल होते हैं, उन बलों के कारण पृथ्वी की सतह का कंपन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह का कंपन जो है यही भूकंप कहलाता है। अब है कि बाह्य और अंतर्जात बल है क्या क्या, कौन से होते हैं, कौन से बाहरी कारक हैं जिनके कारण भूकंप आ सकता है और कौन से ऐसे कारक हैं आंतरिक जिनके कारण भूकंप आता है। बाह्य कारकों की अगर बात करें तो कल अपन ने पढ़ा था ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ, भारी विस्फोट के साथ, ये चांस रहते हैं कि क्या होगा, भूकंप भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो मानव गतिविधियां हैं जैसे खनन है, बांध बनाना है, इन सब के कारण भी भूकंप आने के चांस रहते हैं। अगर अपन बात करें कोयना बांध की तो वर्ष 1967 की बात है। कोयना बांध में जो है भूकंप आया था। जब मानव जो है बांध बनाता है तो धीरे धीरे पानी वहां इकट्ठा होता रहता है, जिससे उस पानी का दबाव जो है नीचे की चट्टानों पर पड़ता है। ये चट्टानें एक समय बाद में इस दबाव को सहन नहीं कर सकती। ये चट्टानें जैसे ही टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होती है और उसके कारण जो है क्या हो सकता है, उसके कारण भूकंप आ सकता है। तो ये अपन ने देखा आंतरिक बाह्य जो कारक है जिनके कारण भूकंप आते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें भाई कौन से ऐसे आंतरिक कारण हैं जिनके कारण भी भूकंप आ सकते हैं। आंतरिक कारणों को जानने से पहले अपन देखेंगे भाई टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की ऊपरी परत जो है ये हिलती डुलती रहती है। अपन ने पढ़ा था मेंटल के बारे में, और मेंटल में अपन ने पढ़ा था स्थल मंडल। तो ऊपरी परत से स्थल मंडल में 100 किलोमीटर भाग तक जो है पृथ्वी पर प्लेटें पाई जाती है। पूरे विश्व की बात करें तो 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो निरंतर गति करती रहती है। इन प्लेटों की गति के कारण, आपस में टकराव के कारण, एक दूसरे से दूर हटने के कारण और आपस में रगड़ के कारण जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी ऊर्जा के कारण जो है निरंतर भूकंप आते रहते हैं। अब अपन देखते हैं भूकंप का वर्गीकरण करते हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? भूकंप की परिभाषा पढ़ी थी। तो भूकंप की परिभाषा को सरल तरीके से कुछ अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल में बाह्य और अंतर्जात कारणों से कंपन होने पर भूकंप होता है। बाह्य कारक देखे कौन कौन से थे बाह्य कारक? जैसे है ज्वालामुखी बाह्य कारक है। मानव निर्मित जो भी गतिविधियां हैं, जैसे मान लो भाई खनन की क्रिया हो रही है तो उससे भी चट्टानों के टूटने से भूकंप का खतरा बना रह सकता है। दूसरा अगर बाह्य कारक देखें तो क्या हो सकता है कि जो बांध निर्माण होता है, तो बांध निर्माण से भी धीरे धीरे चट्टानों पर जो है, नीचे की चट्टानों पर वह भार बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। एक हद तक ये चट्टानें दबाव को सहन कर सकती है, लेकिन जब इनकी सहन क्षमता, दबाव सहने की क्षमता पूरी हो जाती है तो चट्टानें टूटेगी। फिर क्या होगा? फिर ऊर्जा निर्मुक्त होगी और जैसे ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है भूकंप आने के चांस रहते हैं। फिर अपन ने देखा अंतर्जात कारण। अंतर्जात कारणों में अपन ने देखा कि जो प्लेटें हैं नीचे, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है पृथ्वी के नीचे, उनमें हलचल के कारण भी क्या हो सकता है? कंपन हो सकता है पृथ्वी की सतह पर। और यह कंपन ही क्या कहलाता है? यह कंपन ही कहलाता है भूकंप। अब अपन करते हैं भूकंपों का वर्गीकरण। भूकंपों का वर्गीकरण जब अपन करेंगे तो अपन पाते हैं कि गहराई के आधार पर अपन भूकंपों का वर्गीकरण करते हैं। पहला अपन देखेंगे कि सामान्य भूकंप। सामान्य भूकंप क्या है? जब भूकंप का फोकस बिंदु, या अपन मान सकते हैं कि भूकंप का उत्पत्ति स्थल, किस स्थान से भूकंप जो है वह पैदा हुआ है, उसकी उत्पत्ति जो है वह कहां से हुई है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो फोकस बिंदु की अगर गहराई 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो इस प्रकार के भूकंप को अपन बोलते हैं सामान्य भूकंप। उत्पत्ति स्थान या इसका फोकस जो है उसकी गहराई 50 किलोमीटर तक ही होती है। जब यह गहराई मात्र 50 किलोमीटर तक ही है तो इसे कहते हैं सामान्य भूकंप। और जब गहराई धीरे धीरे बढ़ती है तो यह बन जाते हैं माध्यमिक भूकंप। यानी कि 50 से 250 किलोमीटर तक की अगर अपन बात करें तो 50 से 250 किलोमीटर
तक के जो भूकंप होते हैं वह कहलाते हैं माध्यमिक भूकंप। और उसके बाद में यदि गहराई और अधिक बढ़ जाए तो गहराई लगभग 720 किलोमीटर तक हो जाती है पृथ्वी की सतह से नीचे, तो इस प्रकार के भूकंप जो हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं गहरे भूकंप। तो 3 प्रकार के भूकंप अपन ने देखे हैं, किसके आधार पर, अपन ने देखे हैं गहराई के आधार पर। सामान्य भूकंप, इनका फोकस बिंदु कहाँ होता है, उत्पत्ति स्थल कहाँ होता है, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। फिर अपन ने देखे माध्यमिक भूकंप। माध्यमिक भूकंप क्या है, जब गहराई 50 से 250 किलोमीटर के अंदर हो, यानी कि इनका फोकस बिंदु या उत्पत्ति स्थल जो है भूकंप का 50 से 250 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तो उस प्रकार के भूकंप को अपन माध्यमिक बिंदु कहते हैं। और तीसरा अपन ने देखा था गहरे भूकंप, जब जो इनकी गहराई है 250 से 720 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तो इस प्रकार के भूकंप को अपन क्या कहते हैं, गहरे भूकंप कहते हैं। अब एक बात यहां नोटिस करते हैं कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वहां से क्या निकलेगी, भूकंपीय तरंगे निकलेगी। भाई जहां से भी भूकंप बन रहा है वहां से ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा किस रूप में निकलती है, यह ऊर्जा निकलती है तरंगों के रूप में। अब मान लो भाई एक कोई तरंग है, या फिर जो भी तरंगे निकलती है भूकंप से, आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी तरंगे निकलती है, वह तरंगे 720 किलोमीटर नीचे से आ रही है, 720 किलोमीटर नीचे से पृथ्वी की सतह पर आ रही है। तो जितनी गहराई से ये ऊपर की ओर आएगी उसको मार्ग में जो है उतनी बाधाएं मिलेगी, अलग अलग चट्टानें होगी, उनका अलग अलग जो है घनत्व हो सकता है, तो उसके कारण ये तरंगे जो है वह बाधित होगी, और सतह पर आते आते इनकी गति जो है वह कम हो जाएगी। जितनी अधिक गहराई से आएगी उतनी अधिक बाधाएं होगी, और उसकी गति जो है वह उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर मानते हैं कि यह 720 किलोमीटर की गहराई से नहीं आकर मात्र 50 किलोमीटर की गहराई से अगर भूकंप आ रहा है, तो 50 किलोमीटर की गहराई से भूकंप आएगा, तो जो भी भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय ऊर्जा है, उसके मार्ग में बाधाएं कम होगी। और अगर मार्ग में बाधाएं कम है तो वह अधिक तेजी से पृथ्वी की सतह पर आएगी, और अगर भूकंपीय तरंगे अधिक तेजी से पृथ्वी की सतह पर आएगी तो अधिक मात्रा में जो है वह क्षति होती है। तो यह अपन ने पढ़ा भूकंप क्या है, और भूकंप का वर्गीकरण करा आपने किसके आधार पर, भूकंप का वर्गीकरण करा था अपन ने गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर अपन ने देखा कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। अब तक का सबसे गहरा भूकंप जो है वह नोटिस किया गया है 720 किलोमीटर की गहराई पर। और इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं बहुत अधिक गहराई से, तो उनका जो है अपन को खास अनुभव नहीं होता, अपन महसूस नहीं कर पाते इस प्रकार के भूकंपों का। तो अगला अपन देखते हैं, अब देखते हैं कि भूकंप पट्टी का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जोन क्या है। अपन ये देखेंगे कि भूकंप जो है कहां कहां आ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि भूकंप पट्टी है या सेस्मिक बेल्ट जो है यह होता क्या है। तो ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावना हो वह सेस्मिक बेल्ट या भूकंप पट्टी कहलाती है। भूकंप पट्टी क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावना हो वह क्षेत्रीय सेस्मिक बेल्ट या भूकंप पट्टी कहलाती है। अपन ने कल ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था कि जहां जहां ज्वालामुखी अधिक हैं वहां संभावना होगी कि भूकंप भी उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में होंगे। तो पहले सबसे अधिक अपन ने ज्वालामुखी देखे थे, लगभग 450 से भी ज्यादा ज्वालामुखी देखे थे। कहां पे अपन ने देखे थे, जो परिप्रशांत रिंग है, रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वह क्षेत्र। तो दुनिया के लगभग 75% भूकंप जो है वह कहां आते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, दुनिया के 75% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दूसरा बेल्ट, अगर देखें दूसरा भूकंप पट्टी देखें तो दूसरी आ जाएगी अपनी हिमालय। हिमालय क्षेत्र जो है अपने को पता है कि हिमालय जो है अभी भी निर्माण की अवस्था में है, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अगर अपन औसतन देखें तो हिमालय जो है प्रति वर्ष लगभग 5 mm जो है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। हर वर्ष हिमालय 5 mm की ऊंचाई पर बढ़ जाता है। तो जब इस प्रकार की हिमालय गति करेगा तो भूकंप आने की संभावना जो है वह इस क्षेत्र में अधिकतर होगी। अब देखें तो ज्यादातर जो भूकंप होते हैं वह 25 किलोमीटर की गहराई से आते हैं, यानी कि गहराई जो कम है, और इतनी गहराई से जो भूकंप आएंगे वह अत्यधिक विनाश करते हैं। तो अधिकांश भूकंप अपन ने देखा कि सामान्य प्रकार के होते हैं। क्यों क्या होते हैं, क्योंकि इनकी गहराई जो होती है मात्र 25 किलोमीटर होती है। विश्व में प्रति वर्ष 8,000
से भी अधिक भूकंप आते हैं। प्रतिवर्ष कितने भूकंप आते हैं? प्रतिवर्ष 8,000 भूकंप आ जाते हैं विश्व में। अब कुछ देखते हैं अपने महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो अपन को भूकंप पढ़ने में मदद करेगी? तो पहला अपन देखते हैं भूकंप केंद्र क्या है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि अधिकेंद्र क्या है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि सम भूकंप रेखा क्या है या आइसोसिस्मल लाइन क्या है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि सह भूकंप रेखा या होमोसिस्मल लाइन जो है वह क्या होती है। तो चलिए इसको पहले डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये अपना हो गया डायग्राम। ये मान लो भाई पृथ्वी है, पृथ्वी की कोई प्लेट है या पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, इसको अपन ने आंतरिक हिस्सा मान लिया। अब मान लो कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से भूकंप की जो है वह उत्पत्ति हो रही है, किसी कारणवश क्या हुई है, चट्टाने टूटी है, ऊर्जा मुक्त हुई है, ऊर्जा मुक्त होते ही क्या होगा, भूकंप आएगा। तो जिस स्थान से जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सेस्मिक फोकस। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं फोकस, या उसे बोल सकते हैं अपन सेस्मिक फोकस। इसका दूसरा नाम जो है इसे अपन भूकंप केंद्र भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र। ऐसा स्थान है जहां से जो है उत्पत्ति होती है किसकी, भूकंप की, वह भूकंप केंद्र कहलाता है। 2 नंबर पर अपन देखेंगे इस स्थान के, यह पृथ्वी के नीचे के भाग में है, गहराई में स्थित है। इसके ठीक ऊपर का भाग जो कहाँ स्थित है, जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है, क्रस्ट पर, पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु जो पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, और जहां सर्वप्रथम क्या होता है, जहां जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे जो है, यह भूकंपीय तरंगे पहुंचती है। तो पृथ्वी के धरातल पर ऐसा बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती है वह क्या कहलाएगा? उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं इपी सेंटर, या इसे अधिकेंद्र भी बोला जाता है। तो यह क्षेत्र जो है यह हो जाएगा इपी सेंटर, या इसे क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र भी बोलेंगे। तो अधिकेंद्र हमेशा सतह के ऊपर होगा। और दूसरा अपन ने पढ़ा कि सेस्मिक फोकस जो है वह क्या होगा, वह हमेशा सतह के नीचे होगा। तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा अपन ने देखा कि सम भूकंप रेखा। तो क्या होती है सम भूकंप रेखा? ऐसे 2 स्थान या ऐसे कई स्थान है जहां भूकंप की तीव्रता समान है। तो पृथ्वी पर कोई भी ऐसे स्थान है जहां पर भूकंप की जो है तीव्रता समान है, जहां जहां तीव्रता समान होगी, भूकंप की तीव्रता, मान लो भाई कोई भी स्थान है, समान तीव्रता क्या है, मान लो एक जगह तीव्रता 2 मैग्नीट्यूड है, दूसरी जगह भी तीव्रता 2 मैग्नीट्यूड है, एक ऐसी जगह है जहां भी तीव्रता 2 मैग्नीट्यूड है, यानी कि समान तीव्रता है। तो ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं सम भूकंप रेखा, या इसे बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। क्या कहलाती है? यह कहलाती है सम भूकंप रेखा, या इसे बोला जाता है आइसोसिस्मल लाइन। अब एक और पढ़ते हैं अपन, सह भूकंप रेखा क्या है? समान समय पर जब किसी किन्हीं स्थानों पर जो है भूकंपीय तरंगे पहुंचती है, तो पृथ्वी के धरातल पर समान समय में, समान समय में जब भूकंपीय तरंगे पहुंचती है, तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र को अपन बोलते हैं सह भूकंप रेखा, या इसे बोला जाता है होमोसिस्मल लाइन। तो ये 4 जो है अपन ने परिभाषाएं पढ़ी, ये परिभाषाएं आगे काम आएगी भूकंप को पढ़ने के लिए। तो क्या क्या थी? पहला था भूकंप केंद्र, जिसे बोला सेस्मिक फोकस, ठीक है। दूसरा पढ़ा अपन ने इपी सेंटर, या इपी सेंटर को अपन ने बोल दिया अधिकेंद्र। तीसरा अपन ने पढ़ा कि सम भूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन क्या है। चौथा अपन ने पढ़ा कि होमोसिस्मल लाइन क्या है। अब इनकी बात अगर करें अपन ने, तो अपन ने देखा था सेस्मिक फोकस के बारे में। तो सेस्मिक फोकस जो है जितना गहरा होगा, जितनी अधिक गहराई में होगा, अपने भूकंप की तीव्रता जो है वह उतनी ही कम होगी। सेस्मिक फोकस की गहराई कम होगी तो अपना जो भूकंप होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी। अब देखते हैं अपन भूकंप का अध्ययन और मापन किस प्रकार करते हैं। तो पहला है
कि जब भूकंप के बारे में जानने का जो विज्ञान है, जिसके बारे में अपन भूकंपीय तरंगों के बारे में जानते हैं, भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और भूकंप के आने के बाद में क्षति और उससे बचाव के तरीके, इन सभी के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान है कि भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करना, भूकंप के बारे में जानना, भूकंपीय तरंगों के बारे में जानना, उत्पत्ति भूकंप की किस प्रकार होती है तथा क्या क्या क्षति पहुंचा सकता है भूकंप, इन सभी के बारे में जो जानना है वह कहलाता है सिस्मोलॉजी, या इसे बोलते हैं भूकंप विज्ञान, इसे बोला जाता है सिस्मोलॉजी। अगला देखते हैं कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होगा कि भूकंपीय तरंगे जो है, जो धरातल के नीचे से धरातल के ऊपर आती है, उनको जब वैज्ञानिक नोटिस करते हैं तो उनको एक ग्राफ के रूप में जो है लिया जाता है। भूकंपीय तरंगों को एक ग्राफ के रूप में जो है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ जो होता है उस प्रकार में इन्हें लिया जाता है और इसे एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, भूकंपीय तरंगों को अपने ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं जिस यंत्र के द्वारा, उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। तो दो चीजें पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया सिस्मोलॉजी जो विज्ञान है, दूसरा है सिस्मोग्राफ यानी कि एक यंत्र है जिसके द्वारा अपन भूकंपीय तरंगों को क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पर या उनको नोट करते हैं। तीसरा अपन लेंगे कि भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो दो प्रकार है भूकंप को मापने के, पहला है मर्केली स्केल और दूसरा है रिक्टर स्केल। तो पहले अपन पढ़ते हैं मर्केली स्केल के बारे में। मर्केली स्केल के बारे में क्या पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि अनुभव के आधार पर जब अपन भूकंपों की व्याख्या करें, जैसे अनुभव हो सकता है भाई भूकंप तीव्र था, अपन ने कैसा महसूस किया, भाई तीव्र भूकंप है या हल्का भूकंप था, और अपन क्षति को देखते हैं, भाई भूकंप के कारण धरातल पर क्या क्या क्षति हुई है, उसके आधार पर अगर भूकंप की अपन व्याख्या करें तो तब अपन यूज लेते हैं क्या? मर्केली स्केल के बारे में। दूसरा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या बताता है? रिक्टर स्केल यह बताता है कि ऊर्जा कितनी निकली है। जब भूकंप आया तो भूकंप से जो तरंगे आई यानी कि जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा को जब अपन माप लेते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? तब अपन प्रयोग करते हैं रिक्टर स्केल का। तो ये क्या होगी? यह अधिक वैज्ञानिक होती है। ठीक है, मर्केली स्केल की बात करें तो ये सरल है बिल्कुल, भाई अपन ने अनुभव के आधार पर जो क्षति हुई उसके आधार पर बता दिया, तो मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। 1 से 12 जो है इसमें नंबर होते हैं मर्केली स्केल में, उसके आधार पर अपन भूकंप की तीव्रता को बताते हैं। और रिक्टर स्केल में क्या होता है? रिक्टर स्केल में अपन जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का मापन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में ही अपन भूकंपों की तीव्रता के बारे में बताते हैं। तो यह जो है एक लोगरिथम मापक होता है। लोगरिथम मापक का अर्थ है भाई इसमें 1 से 9 तक संख्याएं होती है। हर संख्या, जैसे मान लो भाई 2 तीव्रता का भूकंप है, ठीक है, और फिर अगला भूकंप आया, अगले भूकंप की तीव्रता थी 3, तो जैसे ही एक संख्या इसमें परिवर्तित होती है तो भूकंप की तीव्रता जो है वह 10 गुना अधिक हो जाती है। यानी कि 3 तीव्रता का जो भूकंप होगा वह 2 तीव्रता वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, 10 गुना ज्यादा भयंकर होगा, 10 गुना ज्यादा यह क्षति पहुंचाएगा। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं, ये जो हो गया ये हो गया अपने सिस्मोग्राफ। इस प्रकार जो है अपन भूकंपीय तरंगों को मापते हैं और इसे ये बोला जाता है सिस्मोग्राफ। और ये अलग अलग जो है भूकंप की तीव्रता है और जिससे अलग अलग क्षति हो सकती है अपने पृथ्वी को। आगे अपन देखते हैं, तो आगे अपना टॉपिक आएगा सुनामी। सुनामी क्या है ये अपन पढ़ते हैं। तो सुनामी पढ़ने से पहले अपन एक कहानी सुनते हैं। कहानी है 1883 की। 1883 स्थान था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में अपन ने कल पढ़ा कि यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसका नाम था क्राकाताओ ज्वालामुखी। तो सन 1883 में इंडोनेशिया में जो ये क्राकाताओ ज्वालामुखी था, ये समुद्र के अंदर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण समुद्र के अंदर जो है वो क्या आया? भूकंप आ गया। ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र के अंदर भूकंप आया तथा समुद्र की जो लहरें थी वह 120 फीट ऊपर तक, 120 फीट जिसे आप मान सकते हैं लगभग 36 मीटर के आसपास तक ऊंची लहरें उठी। और ये लहरें फिर तेज गति से जो है वो चल रही थी
तट की ओर, तो जिससे भारी मात्रा में जो है इंडोनेशिया को नुकसान हुआ। 36,000 लोग जो है इस घटना में मारे गए। तो ये जो लहर का ऊपर उठना है और तेज गति से पुनः तट की ओर चलना है, इसे ही बोला जाता है भूकंप। तो इसे ही बोला जाता है सुनामी। तो सुनामी क्या है? जब भूकंप की घटना जो है वह समुद्र तल के नीचे होती है। ठीक है, समुद्र में जब भूकंप की घटना होती है तो जो लहरें हैं ये लगभग 100 मीटर ऊपर उठ जाती है और तेज गति से चलती हुई लहरें तट को भयंकर जो है क्षति पहुंचाती है, जिसे ही क्या बोला जाता है? जिसे ही बोला जाता है सुनामी। अगर अपन बात करें तो 2004 के आसपास की बात है, सीरीज चल रही थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्रिकेट मैच की सीरीज चल रही थी। उसी दौरान जो है एक भयंकर सुनामी आई थी जिसने श्रीलंका को जो है भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। इसकी जो तीव्रता थी ये लगभग 9.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था समुद्र के नीचे। उस समय जो सीरीज चल रही थी उसको भी क्या किया गया, एक बार के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अगले जो भी मैच थे वह आगे हुए थे। तो 2004 में जो है भयंकर भूकंप आया था, कहाँ? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में भूकंप आने से सुनामी लहरें पैदा हुई और लगभग इस समय जो है 2 लाख के आसपास लोग मारे गए इसके कारण। तो सुनामी क्या है? जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता रहता है। समुद्र का पानी, लहरें जो है ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार जो है समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती है। कितने उठ जाती है? यह 36 मीटर तक ऊपर उठ सकती है या इससे भी ऊपर जो लहरें हैं उठ सकती है। दूसरी इन की खास बात यह होती है कि इनकी लहरों की जो गति होती है वह अपना जो हवाई जहाज चलता है, हवाई जहाज की स्पीड से ये लहरें चलती है। पहली बात तो इतनी ऊपर लहरें हैं और दूसरी इनकी स्पीड जो है, स्पीड भी कितनी है? लगभग हवाई जहाज जितनी स्पीड होती है, लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये लहरें चलती है और जो जो इसके बीच में आएगा उन सभी चीजों को यह नष्ट कर देती है। तो यही हो गया अपना क्या? सुनामी। तो सुनामी को फिर से देख लेते हैं। कारण क्या होता है? अंतः सागरीय भूकंप। जब सागर के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी आएगी। से उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें, ये जो इस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है भूकंप आने के कारण समुद्र में, तो उसे ही बोला जाता है सुनामी। उदाहरण अपन ने देखा, कहानी सुनी थी क्राकाताऊ ज्वालामुखी की, इंडोनेशिया में 1883 में, और भारी मात्रा में जो है क्षति होती है इस समय। अगला अपन देखते हैं। तो एक बार अपन ने जो भी पढ़ा उसका फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करेंगे पहले। तो पहला था भूकंप क्या है? तो भूकंप क्या था? आंतरिक व बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की सतह का कंपन जो है या पृथ्वी का कंपन जो है यही कहलाता है भूकंप। दूसरा अपन ने देखा था प्रकार भूकंपों के प्रकार अपन ने देखे थे गहराई के आधार पर। तो जब गहराई कम होती है, 50 किलोमीटर तक होती है, तो उसे बोला जाता है सामान्य भूकंप। ज्यादातर भूकंप सामान्य प्रकार के ही होते हैं। जब गहराई 50 से 250 किलोमीटर तक हो जाती है तो उस प्रकार के भूकंपों को अपन बोलते हैं माध्यमिक भूकंप। और जब गहराई और अधिक बढ़ जाती है, 250 से 720 किलोमीटर तक हो जाती है, तो उस प्रकार के भूकंपों को अपन बोलते हैं गहरे भूकंप। फिर अपन ने देखा भाई ज्यादातर जो भूकंप है ये कितनी गहराई से आ रहे हैं? लगभग 25 किलोमीटर की गहराई के आसपास से ही आते हैं तथा प्रति वर्ष 8,000 जो है भूकंप आते रहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा फोकस क्या है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं फोकस। उसके फोकस के ठीक ऊपर बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुंचती है सतह पर, वह कहलाता है इपिसेंटर या अधिकेंद्र। फिर अपन ने देखा सम भूकंप रेखा और फिर अपन ने देखा था सह भूकंप रेखा। आगे अपन देखते हैं भाई अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो भूकंपों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे अपन बोलते हैं भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। और भूकंपीय तरंगों को जिस यंत्र के माध्यम से ग्राफ के रूप में लिया जाता है, मापा जाता है, उसे बोलते हैं अपन सिस्मोग्राफ। फिर 2 मापक देखे थे अपन ने, मर्केली मापक और दूसरा देखा था क्या? दूसरा देखा था रिक्टर स्केल। मर्केली स्केल में क्या था? गुणों के आधार पर, यानी कि यह एक गुणात्मक स्केल है। भाई अपन ने अनुभव किया और बाहर देखा, देख के पता लगाया कि भाई क्या क्या क्षति पहुंची है, उसके आधार पर जब मापन करते हैं तो करते हैं मर्केली स्केल के माध्यम से। और जब लॉगरिथम स्केल होती है, 1 से लेकर 9 तक इसमें बिंदु दिए हुए होते हैं, उनके आधार पर जब भूकंप से जो ऊर्जा निकली है उसका मापन किया जाता है तो अपन यूज में लेते हैं रिक्टर स्केल का। फिर अपन ने देखा था सुनामी के बारे में। सुनामी के साथ अपन ने लिया था क्राकाताऊ ज्वालामुखी 1883, 2 लाख लोग मरे। कहाँ है क्राकाताऊ ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में। तो सुनामी क्या हुई? जब भूकंप आता है समुद्र तल के नीचे, तो क्या होता है? समुद्र तल में
तो जब भूकंप आता है ज्वालामुखी के फटने से या अन्य कारणों से जो है भूकंप जब आता है तो सुनामी जो लहरें होती है समुद्री वह ऊपर नीचे होने लगती है, 120 फीट तक ये ऊपर उठ सकती है और इसे ही अपन बोलते हैं सुनामी। अब अपन देखते हैं कि भाई क्या क्या कारण है जिससे भूकंप आ सकते हैं, कौन कौन से कारण है जिससे भूकंप आते हैं। तो पहला कारण अपन देखते हैं भूकंप के आने का, पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया अभी अभी अपन ने पढ़ा था, क्राकाताऊ ज्वालामुखी का अपन ने उदाहरण लिया था। इससे क्राकाताऊ ज्वालामुखी का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि 12,000 किलोमीटर दूर था क्या दक्षिणी अमेरिका, यह इंडोनेशिया है इस साइड में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, भारत के आसपास, तथा इससे 12,000 किलोमीटर दूर जो है अपना है दक्षिण अमेरिका। 12,000 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव जो है क्राकाताऊ ज्वालामुखी का प्रभाव देखने को मिला था 1883 में। दूसरा अपन देखते हैं क्या है, किस कारण है भूकंप आ सकता है। तो पहला कारण क्या हो गया भूकंप आने का, भूकंप आने का पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा कारण जो है वह है समस्थितिकी समायोजन या भू संतुलन। भू संतुलन को अपन समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि जब पृथ्वी की जो परत है यह लगातार ऊपर व नीचे हो सकती है कई कारणों से। किसी स्थान पर मान लो भाई बहुत सारा मलबा हट जाए तो वह स्थान नीचे हो जाएगा, दबाव जो है चट्टानों पर वो कम हो जाएगा, और किसी कारण से जो है सतह जो है कुछ वहां के जमा हो जाए, जैसे मान लो बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने के कारण क्या होता है धीरे धीरे वह स्थान है दबाव उससे हटता जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण भी क्या होती है पृथ्वी अपनी क्रस्ट को या ऊपरी परत को जो है संतुलित करती रहती है ऊपर व नीचे, और इस संतुलन के कारण ही कई बार क्या होती है जब सतह डगमगाने लगती है तो भूकंप की क्रिया हो जाती है। तो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया जो है यह कहलाती है आइसोस्टेसी, या इसे बोलते हैं भू संतुलन, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट भी इसे बोला जाता है। तो अगर इसका अपन उदाहरण देखें तो स्कैंडिनेविया जगह है, स्कैंडिनेविया में कुछ देश हैं। कौन कौन से देश हैं स्कैंडिनेविया में? स्कैंडिनेविया में देश है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। तो इन सभी देशों से मिलकर बना है क्या, इन सभी देशों से मिलकर बना है अपना स्कैंडिनेविया। तो कैसे याद रखेंगे स्कैंडिनेविया के कौन कौन से देश हैं? स्वीडन का नॉर्वे, डेनमार्क से फिनलैंड आइसक्रीम खाने गया, स्वीडन का नॉर्वे, डेनमार्क से फिनलैंड जो है आइसक्रीम खाने गया। ये अपन इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि अपन ज्योग्राफी के स्टूडेंट है और अपने को पता होना चाहिए भाई जब स्कैंडिनेविया के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें कौन कौन से देश इस क्षेत्र में शामिल होंगे। तो स्कैंडिनेविया में अब क्या हो रहा है कि स्कैंडिनेविया में हर वर्ष जो है ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। ये जो क्षेत्र है स्कैंडिनेविया वाला ये हर वर्ष क्या होता है 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है कि यहाँ जो हिमनद है वह धीरे धीरे पिघल रहे हैं जिससे ये क्षेत्र लगातार ऊपर उठता जा रहा है। दूसरी अगर बात करें अपन तो यूरोप में ही एक देश है हॉलैंड, और यह क्या हो रहा है इस जगह यह हर वर्ष जो है 1 सेंटीमीटर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इस प्रकार जो अपने पृथ्वी की जो तली है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है ये ऊपर व नीचे हो रही है। तो पृथ्वी क्या कर रही है अपने आप को संतुलित कर रही है, और इस संतुलन को ही आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट या भू संतुलन या समस्थितिकी समायोजन बोला जाता है। तो इन सभी के कारण भी क्या हो रहा है, इन सभी के कारण भी क्या हो रहा है अपना भूकंप आने के चांस बन जाते हैं। इसका एक और उदाहरण देखें तो मैंने बताया कि हिमालय जो है हर वर्ष 5 mm ऊपर उठ रहा है, और इस हिमालय के बार बार हर वर्ष ऊपर उठने के कारण ही हिमालय में जो है लगातार क्या होते रहते हैं भूकंप आते रहते हैं। पिछले 100 वर्षों की अगर हिमालय में बात करें तो 8+ मैग्नीट्यूड वाले 4 खतरनाक भूकंप हिमालय में आ चुके हैं। आगे अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 2 कारण अपन ने देख लिए जिसके कारण भूकंप आ सकते हैं। पहला कारण था ज्वालामुखी क्रिया, उदाहरण लिया था क्राकाताऊ ज्वालामुखी। दूसरा अपन ने देखा था समस्थितिकी समायोजन है, यानी समस्थितिकी समायोजन में क्या देखा था भाई स्कैंडिनेविया वाला जो क्षेत्र है ये हर 1 सेंटीमीटर हर वर्ष ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि यहाँ लगातार जो है हिमनद ग्लेशियर जो है पिघलते रहते हैं। दूसरे अपन ने देखा भाई हॉलैंड का जो क्षेत्र है यह 1 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है, और उसी प्रकार अपन ने देखा भाई हिमालय जो है अपना यह हर वर्ष 5 mm ऊपर उठता रहता है। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज देखी हो तो उसमें भी बताया गया है कि पहले जो अपना माउंट एवरेस्ट था इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जब पुनः इसका मापन किया गया तो अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यह 8,850 के आसपास हो गई है, यानी कि हिमालय जो है यह निरंतर ऊंचा उठता जा रहा है। तो 2 कारण अपन ने देख लिए। तीसरा कारण अपन देखते हैं, यहाँ ये याद रखने वाली बात है स्कैंडिनेविया का मतलब क्या होगा, स्कैंडिनेविया में देश होंगे
स्वीडन का नॉर्वे, दो देश हो गए स्वीडन और नॉर्वे, स्वीडन का नॉर्वे, डेनमार्क से फिनलैंड, चार देश हो गए, स्वीडन का नॉर्वे, दो देश स्वीडन और नॉर्वे, डेनमार्क से फिनलैंड, दो देश और हो गए डेनमार्क और फिनलैंड, डेनमार्क से नॉर्वे, आइसक्रीम खाने गया, तो आइसक्रीम से क्या ले लेंगे, आइसक्रीम से हो जाएगा आइसलैंड। तो ये सभी देश शामिल है स्कैंडिनेविया में। दो कारण देख लिए, अब देखते हैं एक और कारण है जो है भ्रंशन। तो अब देखते हैं भ्रंश है क्या। मान लो कोई चट्टान है, इस चट्टान पर निरंतर ऊपर से जो है दबाव पड़ रहा है, तो इस चट्टान पर जब जब दबाव पड़ेगा तो ये चट्टान क्या होगी, कुछ हद तक जो है ये मुड़ने लगेगी, कुछ हद तक ये मुड़ी, लेकिन एक सीमा के बाद में जो है इसमें जो मोड़ आ रहे हैं वो भी नहीं होंगे, और यह चट्टान क्या होगी, यह चट्टान टूट जाएगी, और इस चट्टान के टूटने के कारण इसमें एक दरार बन जाएगी। कुछ इस प्रकार से चट्टान थी और उसमें कुछ इस प्रकार से जो दरार बनी, इस दरार को ही बोला जाता है भ्रंश। ये दरार क्या होगी, ये दरार ही कहलाती है भ्रंश। तो क्या होती है, बड़े भूकंपों का कारण होती है यही भ्रंश। तो भ्रंश अपने को पता चल गया भाई, चट्टानों का टूटना और उसमें दरार पड़ना ही भ्रंश कहलाता है। और इस भ्रंश के कारण, यानी कि जब चट्टानें टूटेगी, दरार पड़ेगी, तो भूकंप आने के भी चांस जो है बहुत अधिक हो जाएंगे। इसका यदि अपन उदाहरण दें तो अपन देख सकते हैं कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को एक स्थान है यूएसए में, यहां पर जो है एक बड़ा भ्रंश था जिसे सेन एंड्रियाज भ्रंश भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है इस पे, सेन एंड्रियाज, द रॉक की ये मूवी है, काफी बढ़िया मूवी है। यह इस भूकंप पे ही बनी हुई है कि सेन एंड्रियाज क्षेत्र में जो है भूकंप आ रहा है तथा किस प्रकार वो लोग जो है सर्वाइव करते हैं इस मूवी में। तो 1906 में एक खतरनाक भूकंप आया था सैन फ्रांसिस्को में। क्यों आया था, क्योंकि यहाँ एक सेन एंड्रियाज नाम से भ्रंश है, फॉल्ट है, उसमें जब ये दरार बढ़ी तो इस दरार में बढ़ने के कारण जो है भूकंप आया और उससे जो है जान माल की क्षति हुई। इसके अलावा अपन देखते हैं तो हिमालय का क्षेत्र है, आल्प्स है, रॉकीज है, इंडीज है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे भ्रंश है और इन भ्रंश के कारण निरंतर इन क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। तो तीसरा कारण क्या हो जाएगा, भ्रंश। भ्रंश क्या है, चट्टानों के टूटने से उनमें जो दरार पड़ती है वही कहलाती है भ्रंश। तो यहां अपन ने भ्रंश के बारे में भी पढ़ लिया भाई, बड़े भूकंपों का कारण होती है भ्रंश। उदाहरण अपन ने देखा 1906 सैन फ्रांसिस्को सेन एंड्रियाज भ्रंश। अब अगला देखते हैं सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत क्या है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसे इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का, इसका नाम है इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी क्या है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत है। एक वैज्ञानिक थे एच एफ रीड ने बताया था कि जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है तो ये चट्टानें जो है क्या होती है, ये झुकती है। मान लो ऐसे कोई चट्टान थी, जब इस पर ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये चट्टान झुकने लगेगी, लेकिन ये एक सीमा तक ही झुकेगी, उससे अधिक अगर दबाव पड़ेगा तो ये चट्टानें झुकेगी नहीं। अब क्या होगा, ये टूट जाएगी, और इनके टूटने से क्या होगा, इनके टूटने से फिर भूकंप आने के चांस जो है यह बन जाते हैं। तो अपने को याद रखना है भूकंप का कारण क्या कारण है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। किसने दी इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, ये दी थी एच एफ रीड के द्वारा। कौन थे एच एफ रीड, एक वैज्ञानिक थे, हेनरी फील्डिंग रीड, नाम पूरा क्या था इनका, हेनरी फील्डिंग, हैरी फील्डिंग रीड। एच एफ रीड का पूरा नाम था हैरी फील्डिंग रीड। तो एच एफ रीड नाम याद रखना है। क्या थ्योरी दी उन्होंने, उन्होंने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी। किसके लिए दी, चट्टानों के टूटने के बारे में बताया और बताया कि इसके कारण किस प्रकार जो है भूकंप आ सकते हैं। अब जो है अपने आगे टॉपिक भी आएगा जिसका नाम होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, या जिसे बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। यहाँ इसका कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी भूकंपों के लिए जिम्मेदार होती है। तो अपन ने पहले पढ़ा था प्लेट क्या है, प्लेट को देख लिया था भाई। जो स्थल मंडल है पृथ्वी की सतह से लेकर स्थल मंडल तक लगभग 100 किलोमीटर जो है, जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, ये प्लेटों के रूप में जो है ये टूटा हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में जो है 7 बड़ी प्लेटें हैं और उसके अलावा कई छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये जब प्लेटें हलचल करती है, गति करती है, तो इसके कारण भी भूकंप आने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों में
इन प्लेटों में पहली प्लेट आ जाएगी रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट या इसे बोला जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। रचनात्मक प्लेट, पहली प्लेट अपन देख लेते हैं। रचनात्मक प्लेट या इसे बोला जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। रचनात्मक प्लेट या डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है? जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर खिसके, मान लो कि एक ये प्लेट है और दूसरी एक और प्लेट है, कुछ इस प्रकार से। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकेगी, इन दोनों के एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण ही क्या होगा, नीचे जो लावा है यह पृथ्वी की सतह पर आएगा और धीरे धीरे ऊपर यह पृथ्वी पर जमता जाएगा। तो इसका उदाहरण यदि अपन देखें तो अपन देखते हैं कि अटलांटिक रिज जो है, मध्य अटलांटिक, अटलांटिक के बीच में जो है एक रिज बना हुआ है। क्यों, किसके कारण बना हुआ है? क्योंकि यहाँ दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। रचनात्मक जो है ये प्लेटें हैं, डाइवर्जेंट ये बाउंड्रीज है। इसके कारण जब ये प्लेटें दूर हटेगी तब भी क्या होते हैं, तब ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की क्रिया भी यहाँ होने की संभावना होती है। दूसरी अपन प्लेट देखते हैं, तो दूसरी प्लेट अपने पास आती है विनाशात्मक प्लेट, या विनाशात्मक प्लेट का अन्य जो नाम होता है वह होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में देखते हैं। पहले में अपन ने देखा कि प्लेटें जो है ये एक दूसरे से दूर हट रही है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर नहीं हटे, जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करे, तो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही है, एक दूसरे की ओर गति करेगी, आपस में टकराएगी। तो जब ये टकराएगी तो भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो अपन ने देखा भाई, एक तो अपनी इंडियन प्लेट है, ठीक है, इस इंडियन प्लेट के ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट की गति कुछ इस प्रकार है, यूरेशियन प्लेट की गति इस प्रकार है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो इनके टकराने से ही अपने किसका निर्माण हुआ है, इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में हिमालय का जो है वह निर्माण हुआ है। और हिमालय का निर्माण जो है अभी भी जारी है। प्रतिवर्ष जो है हिमालय 5 mm जो है यह ऊपर बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ भूकंप भी सर्वाधिक आते हैं। तो अपना जो मेन एरिया है भारत में जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं वह यही है। कारण क्या है? कारण है कि यह विनाशात्मक प्लेट का हिस्सा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, दो प्लेटें यहाँ पर आपस में टकरा रही है। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, इसके कारण भी भूकंप आ रहे हैं। अब तीसरी प्लेट की बात करें तो तीसरी प्लेट का नाम है संरक्षी प्लेट, या इस प्लेट को अपन अन्य नाम भी दे सकते हैं। अन्य नाम है इसका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, दो प्लेटें देखी, पहला जो था रचनात्मक जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही थी। फिर देखा विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट में प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है। तीसरा अपन देख रहे हैं संरक्षी या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो जो प्लेटें होती है यह कुछ इस प्रकार गति करती है, रगड़ खाती हुई कुछ इस प्रकार जो है गति करती है। एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर आ रही है, आपस में जो है यह यहाँ रगड़ हो रहा है। इसके कारण, इस रगड़न के कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा किसमें, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में देखा कि किस प्रकार जो है भूकंपों की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण भी अपन ने देखा किसका, हिमालय और यूरेशियन प्लेट का। अब देखते हैं तीव्रता और परिणाम का मापन किस प्रकार करते हैं। तीव्रता का मापन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तीव्रता के मापन के लिए अपन लेंगे किसका प्रयोग, किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, मर्केली स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मर्केली स्केल में 1 से 12 तक अंक दिए हुए होते हैं। 1 का मतलब है भाई भूकंप जो आया है उसकी तीव्रता बहुत कम है, 2 का मतलब 1 से ज्यादा, फिर 3 का मतलब उससे ज्यादा, 4 का मतलब उससे ज्यादा, और अगर 12 का भूकंप आता है, 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है मर्केली स्केल में, इसका मतलब है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह जो है यह तहस नहस हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो मर्केली स्केल किसने बनाई? मर्केली ने बनाई थी 1903 में।
और 1931 में इसमें संशोधन किया था वुड न्यूमैन ने। मर्केली स्केल 1903 मरकरी द्वारा बनाई गई, 1931 में संशोधन किया वुड न्यूमैन ने। कितने अंक होते हैं इसमें? 1 से 12 तक होते हैं। यह एक गुणात्मक मापक है, यानी कि अनुभव के आधार पर इसमें बताया जाता है क्षति को। सरल है परंतु यह कम वैज्ञानिक है, यानी कि सिर्फ अपन अनुभव को देखकर ही अपन बताते हैं, इसमें अधिक वैज्ञानिक जानकारी इसके द्वारा अपने को प्राप्त नहीं होती। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा जो परिणाम मैग्नीट्यूड जिसमें अपन मापते हैं, परिणाम को मापा जाता है किसमें? रिक्टर स्केल में। यह भूकंप की ऊर्जा को मापता है। उसमें क्या देख रहे थे? उसमें अपन अनुभव के आधार पर देख रहे थे। रिक्टर स्केल में अपन ऊर्जा को मापते हैं। 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा स्केल बनाई गई। क्या नाम था? रिक्टर स्केल, चार्ल्स रिक्टर, 1935। उसमें बाद में संशोधन भी किया गया 1965 में बेनो गुटेनबर्ग के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें कि 1965 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेनो गुटेनबर्ग। किसने बनाई? चार्ल्स रिक्टर ने। यह एक लॉगरिथम स्केल होती है और हर नंबर का मतलब है भाई हर अगला नंबर पिछले नंबर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक भूकंप लाएगा। तो यहां पे देखा, जैसे मान लो कि मैग्नीट्यूड जो है 3 से 4 हुआ, इसका मतलब जैसे ही 1 का चेंज हुआ है तो भूकंप की जो तीव्रता है, ऊर्जा जो निकलेगी वह 10 गुना अधिक निकलेगी। तो ये अधिक वैज्ञानिक हो गया। क्यों हो गया अधिक वैज्ञानिक? क्योंकि सिस्मोग्राफ से इसका माप होता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन किया जाता है रिक्टर स्केल में। अब फिर से एक बार जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं आगे। क्या पढ़ा था अपन ने? ज्वालामुखी के बारे में देखा था भाई, ज्वालामुखी के कारण किस प्रकार से भूकंप आते हैं। अपन ने उदाहरण लिया था क्राकोताऊ का। फिर अपन ने देखा समस्थिति की, स्कैंडिनेविया जो है ऊपर उठ रहा है, हॉलैंड नीचे जा रहा है, पृथ्वी की सतह जो है क्या कर रही है? एडजस्टमेंट करने का प्रयास कर रही है, संतुलन करने का प्रयास करती है, जिसके कारण भी क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। फिर अपन ने देखा भ्रंशन, या इसे बोलते हैं फॉल्ट। जब चट्टानें टूटती है और उसमें दरार पड़ती है तो यह फॉल्ट कहलाता है। अपन ने उदाहरण देखा था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में भी एक सेन एंड्रियाज भ्रंश है, उसके कारण क्या हुआ था? भूकंप आया था 1906 में। फिर अपन ने देखा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत HF रीड का, या इसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है तो एक सीमा तक तो वो मुड़ती है, लेकिन उससे अधिक दबाव अगर निरंतर पड़ रहा है तो ये क्या होगी? यह मुड़ेगी नहीं, इसमें क्या हो जाएगी? ये टूट जाएगी। और जैसे ही टूटेगी ऊर्जा होगी वो निर्मुक्त होगी, और ऊर्जा मुक्त होते ही क्या होगा? भूकंप आने की संभावना होगी। फिर अपन ने देखा प्लेट विवर्तन की, प्लेट की सीमाएं पढ़ी अपन ने। 3 प्रकार की सीमाएं पढ़ी, कौन कौन सी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और तीसरी पढ़ी थी अपन ने संरक्षित किनारे। तीनों की अपन ने व्याख्या देख ली। फिर अपन ने देखा मापन किस प्रकार से करते हैं। तो पहले गुणात्मक स्केल देखी जो थी मर्केली, 1 से 12 तक अंक होते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक नहीं है। दूसरा अपन ने देखा परिमाण इसका देखें, मैग्नीट्यूड अगर इसका देखें तो देखा था अपन ने रिक्टर स्केल के द्वारा। रिक्टर स्केल जो है क्या है? एक लॉगरिथमिक स्केल है, यह अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। तो अब अपन शुरू करते हैं कि भूकंप का वितरण। कल अपन ने पढ़ा था कि ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से है। कुछ ठीक वही जो क्षेत्र होंगे वही होंगे अपने भूकंप के। तो चलिए फिर से अपने रिवीजन भी यहाँ हो जाएगा, और साथ ही अपन पढ़ लेते हैं फिर से भूकंप का वितरण या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? अर्थक्वेक का। तो पहले अपन देखते हैं कि परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लगभग 450 ज्वालामुखी, इससे भी अधिक ज्वालामुखी है इसी क्षेत्र में। और ज्वालामुखियों के कारण और अन्य कारणों के कारण जो है यहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या आते हैं? भूकंप भी आते हैं। लगभग 70% जो भूकंप है वो पूरे विश्व के वो इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ प्लेटें जो है ये क्या करती है? अभिसरण करती है, प्लेटें आपस में टकराती है। कौन सी प्लेटें? एक तो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और जो प्रशांत प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही है। और जब आपस में टकराएगी तो पर्वतों का निर्माण होगा। जब प्लेटें आपस में टकराएगी दोनों प्लेटें, तो क्या होगी? पर्वतों का निर्माण होगा। एक प्लेट अगर महाद्वीपीय है और एक प्लेट महासागरीय है तो इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी की भी संभावना होगी। तो यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ कितनी है? यहाँ लगभग 450 से भी अधिक ज्वालामुखी है। और फिर जो है यहाँ अपन देखते हैं कि नवीन पर्वत जो है इनका भी निर्माण होगा। तो इस क्षेत्र में अगर अपन देखें तो उत्तरी अमेरिका में एंडीज है, रॉकीज है, ये जो है अमेरिका में पर्वतमालाएं हैं।
क्योंकि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई है, इनका क्या हो रहा है, इनका अभिसरण हो रहा है। और अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी अपन ने देखे थे, ज्वालामुखी में फ्यूजियामा देखा था, इंडोनेशिया का भी अपन ने जो क्राकोताऊ देखा था, तो अत्यंत मात्रा में क्या है, ज्वालामुखी भी है। और यही क्षेत्र आता है, इसी क्षेत्र में आता है अपने जापान। जापान के लिए तो जो भूकंप है ये बहुत ही नॉर्मल बात है। जापान में प्रतिदिन लगभग कितने भूकंप आते हैं, लगभग 1500 भूकंप जो है इनके रोज ही हर साल में आ जाते हैं। एक साल में कितने भूकंप आ जाते हैं यहाँ, एक साल में 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि लगभग रोज यहाँ भूकंप आ रहे हैं 100 के आसपास। तो 100 भूकंप रोज आ रहे हैं, तो जापान के लिए भूकंप नॉर्मल बात है। लेकिन अब जो है जापान को भूकंपों से इतनी क्षति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है। उन्होंने जो मकान बनाए हैं, जो बिल्डिंग्स ये बनाते हैं भूकंप रोधी। ठीक है, भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में जो है जापान को आजकल भूकंप के आने से क्षति नहीं होती है। तो ये अपना पहला क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी में विश्व की सबसे बड़ी भूकंप की पेटी है, विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी की पेटी है, याद रखना है। विश्व के 2/3 भूकंप यहीं आते हैं, लगभग 70% भूकंप जो है कहाँ आते हैं, परिप्रशांत पेटी में आते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी यहाँ है, सर्वाधिक भूकंप भी यहीं है। इसका अन्य नाम क्या है, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या है, परिप्रशांत पेटी। यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो है या अमेरिकी प्लेट जो है यह प्रशांत प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। जो जब अभिसरण होता है तो नवीन पर्वत बनते हैं, एंडीज है, रॉकीज है और ज्वालामुखी क्षेत्र है। ज्वालामुखी अपन ने देखा भाई, ज्वालामुखी फ्यूजियामा है अपने जापान में, और क्राकाताऊ ज्वालामुखी जो है यह है इंडोनेशिया में। तो यह इसी क्षेत्र में भूकंप भी आते हैं। अब दूसरी पेटी अपन देखते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। जो पेटियां अपने ज्वालामुखी की थी वही पेटियां भूकंप की भी है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में कल अपन ने देखा था कि यह पेटी जो है यह यूरोप से भूमध्य, तो यूरोप के भूमध्य सागर से ये शुरू होती है। इसमें फिर हिमालय आ जाता है, म्यांमार आ जाता है और इंडोनेशिया से आ जाता है। तो कहाँ से शुरू हो रही है ये दूसरी पेटी जो है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। पहली पेटी थी परिप्रशांत पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। कहाँ से शुरू हो रही है, यह यूरोप के पास ही है अपने भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से शुरू होती है, भारत की ओर आ जाती है। इसी क्षेत्र में क्या आ जाता है, म्यांमार भी आ जाता है। तो भारत किस पेटी में आ रहा है, भारत आ रहा है मध्य महाद्वीपीय पेटी में। किस में आता है भारत, भारत आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में। भारत में भूकंप कहाँ आते हैं सर्वाधिक, हिमालय के कारण भारत किस पेटी में आ रहा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। यहाँ भी नवीन पर्वत बन रहे हैं। नवीन पर्वत अपने को पता ही है भाई, उदाहरण ले लेंगे अपन, जो यूराल पर्वत है, अपना हिमालय जो है, यहाँ क्या हो रहा है ये पर्वत भी बन रहे हैं। कारण क्या है इस क्षेत्र में भूकंप के आने की, एक कारण तो अपन ने देख लिया भाई, दो पेटियों का यहाँ अभिसरण हो रहा है। एक तो अपनी भारतीय प्लेट जो है, दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, भारतीय प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है, जिससे क्या होता है, जिससे भूकंप आते हैं। दूसरा है कि यह क्षेत्र भी संतुलित अवस्था में धीरे धीरे अपने को लाने का प्रयास कर रहा है, और बहुत सारे भ्रंश हैं, फॉल्ट है इस क्षेत्र में, उसके कारण भी क्या होता है, इस क्षेत्र में अत्यंत भूकंप आते हैं। तो दो पेटियां अपन ने देखी है भूकंप की। पहली पेटी थी परिप्रशांत पेटी या रिंग ऑफ फायर। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। दूसरा देखा मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो भारत कौन सी पेटी में आता है भूकंप के क्षेत्र में, तो भारत आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब अगला देखते हैं, अगला आएगा मध्य अटलांटिक पेटी। तो अपन ने देखा था कि अटलांटिक महासागर में दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर हो रही है, डाइवर्जेंट जो है इन पेटियों का हो रहा है। तो जब भी पेटियों का डाइवर्जेंट होता है तो बीच में क्या बनती है, एक रिज बनती है, जिसे मध्य महासागरीय कटक भी बोला जाता है। अटलांटिक महासागर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र में क्या आएंगे, इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना होगी, क्योंकि नई रिज का निर्माण जो हो रहा है। मध्य अटलांटिक कटक है, कहां से कहां तक है मध्य अटलांटिक कटक, ऊपर है आइसलैंड, ऊपर है आइसलैंड, अटलांटिक महासागर की बात चल रही है, ऊपर है आइसलैंड और नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है बोवेट द्वीप। तो अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक एक रिज है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। तो यह क्षेत्र तीसरा क्षेत्र हो गया अपने भूकंप आने वाला। तीन क्षेत्र पढ़ लिए, परिप्रशांत पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा हो गया मध्य अटलांटिक पेटी। अन्य क्षेत्र देखें
तो अफ्रीका की बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में। अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो है फिर से क्या है, एक फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। अखबारों में अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसी भी बात करी जाती है कि धीरे धीरे अफ्रीका का एक हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा, जल्द ही इस महाद्वीप से अलग हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, नया समुद्र बनने की, महासागर बनने की संभावना है। तो इस भ्रंश के कारण भ्रंश वाले एरिया में क्या होता है, इस भ्रंश वाले एरिया में भी भूकंप आने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो 4 क्षेत्र देख लिए। पहला था रिंग ऑफ फायर, दूसरा था मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा अपन ने देखा था मध्य अटलांटिक पेटी, और चौथा अन्य क्षेत्र में अपन ने देख लिया था, जिसमें अपन ने देखा कि पूर्वी अफ्रीका का जो भ्रंश जो है या दरारी घाटी जो है, इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। अब आगे अपन देखते हैं भूकंप के क्षेत्र भारत में कौन कौन से भूकंप के क्षेत्र है, ये अपन देख लें। तो एक अपन ने देखा था मध्य महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी में आता है भारत। तो सर्वप्रथम यहाँ याद रखने वाली बात है, कौन सी पेटी में आता है भारत, तो भारत आएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है भारत। ठीक है, पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हिमालय का, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है यह टकरा रही है किससे, यूरेशियन प्लेट से। इन दोनों के टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, नवीन पर्वत बना है हिमालय, और निरंतर जो है हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में निरंतर भूकंप आते रहते हैं। दूसरा है उत्तरी मैदान, हिमालय के ठीक नीचे, हिमालय के ठीक नीचे दक्षिण में जो है आता है कौन सा मैदान, अपना आता है उत्तर का मैदान। इस क्षेत्र में जो है 4 बड़े भ्रंश मौजूद है, 4 बड़े फॉल्ट हैं, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो है निरंतर भूकंप आते रहते हैं। इन भूकंपों की अगर बात करें तो वर्ष 1934 में इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उत्तरी मैदान की। वर्ष 1934 में जो है बिहार के क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आया था। यह भूकंप इतना विनाशकारी था कि गंगा जो निकलती है बिहार से, इसने भी, गंगा का भी रास्ता जो है वह चेंज हो गया था इस भूकंप के कारण, इतना खतरनाक भूकंप था। अब 2 अपन ने क्षेत्र देख लिए, एक तो हिमालय क्षेत्र था, दूसरा देख लिया उत्तरी मैदान, तीसरा अपन देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में पहले यह माना जाता था कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है वह क्या है कि बहुत ही पुरानी चट्टानें हैं, अत्यंत पुरानी चट्टानों से बना है अपना प्रायद्वीपीय भारत। यह चट्टानें लगभग प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं, इतनी पुरानी चट्टानें हैं। तो पहले यह माना जाता था भाई इस क्षेत्र में तो भूकंप आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर 1956 में कच्छ में भूकंप आया, 1956 में भूकंप आया था, कहाँ, कच्छ में। अपन बात कर रहे हैं उत्तरी मैदानों की। तो उत्तरी मैदान नहीं है, अगला अपना टॉपिक क्या था, अपना वो टॉपिक चला था प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में पहला अपन ने देखा कि 1956 में भूकंप आया, कहां पे, कच्छ। कच्छ कहाँ स्थित है, कच्छ अपने गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ खतरनाक भूकंप आया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये आता है। इसकी तीव्रता जो थी वो लगभग थी 6 मैग्नीट्यूड की, इतनी खतरनाक भूकंप आया था। उसके बाद में 1967 में, बात है 1967 की, अब भूकंप आया कहाँ पे, कोयना में, मध्य प्रदेश के आसपास है कोयना, उस क्षेत्र में खतरनाक भूकंप आता है, बांध के कारण होता है, जो कोयना बांध है उसके कारण यहाँ खतरनाक भूकंप आया था। मैग्नीट्यूड जो था यहाँ इस भूकंप का वो था लगभग 6.3। तो प्रायद्वीपीय भारत में 2 भूकंप देखे। फिर बात है 1900 लगभग 73 के आसपास की बात है, स्थान है लातूर। लातूर में यह माना जाता था भाई इस क्षेत्र में तो भूकंप आने की कोई संभावना ही नहीं है। ये लगभग 1993 की बात है, शायद 1993 की बात है। 1993 में लातूर में भूकंप आता था, आया था। लोग, क्योंकि ये संभावना लग रही थी भाई इस क्षेत्र में तो भूकंप आ ही नहीं सकते, आराम से लोग सो रहे थे, और 1993 के भूकंप ने सोए हुए लोगों को ही समेट दिया। लोग जो हैं आंखें ही नहीं खोल पाए, नींद में ही चल बसे भूकंप के कारण। इस भूकंप की जो तीव्रता थी लगभग 5.1 से 5.2 के आसपास इसकी तीव्रता थी। 10,000 लोग जो हैं इस भूकंप के कारण मर गए थे। कहाँ आया था यह भूकंप, लातूर में आया था। इसके अलावा जबलपुर वगैरह में भी छोटे भूकंप आए हैं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है यह भी भूकंप से क्या है, खाली नहीं है। तो इन तीनों क्षेत्रों में भारत में भूकंप आते हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय भारत। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अब तक अपन ने जो भी पढ़ा, और धीरे धीरे करके हम अपने टॉपिक को खत्म कर रहे हैं यहाँ। तो रिवीजन अपन करते हैं। विश्व में वितरण अपन ने देखा था, पहले था सर्वाधिक भूकंप कहाँ था, रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांत पेटी में।
फिर मध्य महाद्वीपीय जो था पेटी वह थी जिसमें भारत भी आता है। तीसरा अपन ने देखा था कि मध्य अटलांटिक कटक के क्षेत्र में आता है, अटलांटिक महासागर में है। अन्य अपन ने देखा था कि भाई अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में भी एक फॉल्ट है, उसके कारण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो है क्या संभावना रहती है, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में भूकंप आने की संभावना रहती है। फिर अपन ने देखा था भारत, भारत में था हिमालय। क्यों था हिमालय? हिमालय प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। दूसरा अपन ने देखा था उत्तरी मैदान। क्यों है? यहाँ 4 बड़े फॉल्ट हैं इस क्षेत्र में, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण यहाँ भूकंप आते हैं। बिहार का अपन ने उदाहरण लिया था। फिर अपन ने देखा था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में भी अपन ने आप ही समझा था भाई कहाँ कहाँ जो है भूकंप आया था। कच्छ में देखा था, कोयना में देखा था, लातूर में देखा था, और जबलपुर वाले क्षेत्र में भी अपन ने हल्के भूकंप कई बार नोटिस किए हैं। तो ये सारे एरिया हो गए भूकंप के, विश्व के भी देख लिए और अपन ने भारत के भी देख लिए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से भूकंप की उत्पत्ति और वितरण की व्याख्या अपन कर चुके हैं। भाई कहाँ आता है? मेन जो प्लेट की सीमा होती है, प्लेट की सीमा का मतलब है जहां प्लेट का अंत हो रहा है उस क्षेत्र में, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से या तो दूर जा रही है या एक दूसरे के पास आ रही है या एक दूसरे के समानांतर गति कर रही है, तो उन क्षेत्रों में जहां सीमा का अंत होता है प्लेट की, उन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना रहती है। या फिर प्लेट के अंदर कोई ऐसा कमजोर क्षेत्र हो जहां चट्टाने टूटने की संभावना हो, उस क्षेत्र में भी भूकंप आ सकते हैं। तीनों प्लेटों के बारे में अपन पढ़ ही चुके थे पहले ही। पहले अपन ने पढ़ा था अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का मतलब क्या है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, अंदर का लावा आएगा बाहर और एक कटक रिज का निर्माण होगा, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक है। तो ये पढ़ चुके थे अपन। दूसरा अपन ने देखा था अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा भी अपन देख चुके थे भाई, जब दो प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में आती है। यह जो प्लेट है यह है महासागरीय प्लेट, और यह जो है यह है महाद्वीपीय प्लेट। तो जब एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी, कौन सी सीमा होगी? यह अभिसारी सीमा होगी। जब ये आपस में टकराएगी तो जो प्लेट भारी होती है वह नीचे धस जाती है। अपन ने पहले पढ़ा था कि महासागरीय प्लेट जो है ये किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है, थोड़े से भारी इसमें क्या है? धातु है। तो जो महासागरीय प्लेट होगी ये नीचे धस रही है लगातार। पानी जो है ये कहाँ जा रहा है? ये पानी जा रहा है भूगर्भ में। भूगर्भ में पानी जा रहा है। अब जैसे ही भूगर्भ में पानी जाएगा तो भूगर्भ में अपने को पता है भाई तापमान क्या है? ज्यादा है। ज्यादा तापमान के कारण यह पानी बदलेगा भाप में, और अब ये भाप जो है यह वापस पृथ्वी की ऊपर आने का प्रयास करेगी। भूगर्भ से पुनः यह भाप ऊपर आने का प्रयास करती है, और जब इसे जगह नहीं मिलती तो ये क्या करती है? ये सतह को तोड़ती है। सतह को ये तोड़ेगी, तोड़कर ऊपर निकलेगी। तो जैसे ही ये तोड़कर ऊपर निकलेगी, मैग्मा भी इसके साथ भाप के साथ बाहर आएगा, और इसी क्रिया को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को अपन बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के लिए शर्त यह होनी चाहिए कि दो प्लेटें जो है वह एक तो होनी चाहिए महासागरीय क्योंकि पानी चाहिए होगा, और दूसरी होनी चाहिए महाद्वीपीय। यही कारण है कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही है। कौन सी दो प्लेटें? एक तो है अपनी भारतीय प्लेट है, एक तो अपनी इंडियन प्लेट है या फिर भारतीय प्लेट है। ये किससे टकरा रही है? ये टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से। ये टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से। अब दो प्लेटें टकरा रही है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय प्लेट भी एक क्या है? भारतीय प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है, और जो यूरेशियन प्लेट है यह भी क्या है? यह भी महाद्वीपीय प्लेट है। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटें टकराएगी तो ज्वालामुखी की संभावना जो है वह अत्यंत कम होती है। तो यही कारण है कि हिमालय में भूकंप तो आते हैं क्योंकि दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तीसरा अपन ने देखा संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट में क्या होती है कि दो प्लेटें जो है इस प्रकार गति करती है, आसपास में इस प्रकार गति करती है। तो जब ये प्लेटें इस प्रकार गति करेगी, आपस में रगड़ खाएगी, तो जिस जगह में रगड़ होगी उसी क्षेत्र में क्या आएंगे? उसी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण देख लिया। जो वितरण अपने ज्वालामुखी का है लगभग वही वितरण भूकंप का भी होता है। अब ज्वालामुखी क्षेत्र अगर देखें भारत में, तो प्राचीन काल में भारत में जो है सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करते थे। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, न के बराबर ही है।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इसको पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, एक बार आप पढ़ लेना। कुछ शब्दावलियां अपन देख लेते हैं भाई, क्या क्या है। ज्वालामुखी भूकंप से रिलेटेड है हॉर्नेटो, टेफरा और जुवेनाइल वाटर, ये तीनों ज्वालामुखी से रिलेटेड शब्दावली है। ज्वालामुखी से रिलेटेड शब्दावली हॉर्नेटो क्या होता है कि जब कम मात्रा में लावा प्रवाह होता है, भाई थोड़ा कम है, लावा की मात्रा ज्यादा नहीं है, और ये लावा प्रवाह क्या हो रहा है, बह रहा है, तो उससे जो संरचना बनती है उसे अपन बोलते हैं हॉर्नेटो। दूसरा है टेफरा। कल अपन ने देखा था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारी चीजें उस विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, उसमें अपन ने देखा था भाई राख बाहर निकलती है, टफ बाहर निकलते हैं, ब्रेशिया निकलते हैं, ठीक है, और मटर के दाने के समान अनेक आकृतियां बाहर निकलती है। तो उन सभी चीजों को अपन बोलते हैं पायरोक्लास्ट सामग्री, या इसे टेफरा भी बोला जा सकता है। जो पायरोक्लास्ट सामग्री और टेफरा एक ही बात है। जुवेनाइल वाटर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के भूगर्भ का जो पानी है यह उस विस्फोट के साथ ही ऊपर आ जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी के आरंभिक जो पानी है, शुरुआत में जो पानी है, यह वही वाटर है, क्या है, जुवेनाइल वाटर है। तो मैग्मा के साथ पृथ्वी की गहराई से जो पानी बाहर आ रहा है उसे बोला जाता है जुवेनाइल वाटर। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने प्लेट सिद्धांत देख लिए थे, कौन कौन सी प्लेटें होती है विस्तार से उसको समझ चुके। फिर अपन ने देखा अपसारी सीमा क्या है, अपसारी सीमा में ज्वालामुखी बन रहे हैं। फिर अपन ने अभिसारी सीमा देखा, संरक्षी सीमा भी पढ़ी। फिर अपन ने देख लिया था कि मध्य महासागरीय कटक जो है उनके बारे में देखा। फिर क्या देखा, फिर भारत में ज्वालामुखी की जो क्षेत्र है वो देख लिए। ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शब्द कुछ देखे अपन ने ज्वालामुखी से रिलेटेड, जिसमें था हॉर्नेटो, टेफरा और जुवेनाइल वाटर। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं। यह जो पॉइंट है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे। तो जब भूकंप आता है तो क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। तो इन तरंगों को ही अपन भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं। तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगों में आएगी प्राथमिक तरंग, फिर आएगी द्वितीयक तरंग, और फिर अपन पढ़ेंगे जो तरंग होती है एल वेव्स भी उन्हें बोला जाता है, या धरातलीय तरंग इनका नाम होता है। तो चलिए एक एक कर अपन तरंगों की यहां चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं पी तरंगों की। पी तरंगों को अपन किस प्रकार समझेंगे, पी तरंगों को इस प्रकार समझते हैं कि मान लो भाई मैंने एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ा और इस स्प्रिंग को मैंने वापस छोड़ दिया। तो स्प्रिंग जिस प्रकार से गति करेगा, किस प्रकार गति करेगा, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार गति करता है स्प्रिंग। तो इस प्रकार की गति करते हुए, स्प्रिंग के समान गति करते हुए जो तरंगे निकलती है उन्हें अपन बोलते हैं प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे। तो पी तरंगों की गति किस प्रकार से होती है, स्प्रिंग के समान गति होती है। इस गति को दूसरा नाम दे देते हैं अपन, क्या दे देते हैं दूसरा नाम, लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे। तो स्प्रिंग के समान गति है वह कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अन्य नाम इनको क्या दे दिया जाता है, संपीड़न तरंगे या कंप्रेस्ड वेव्स। कंप्रेस्ड वेव कैसे, भाई बीच बीच में ये दब रही है, स्प्रिंग के समान दबती हुई इस प्रकार से ये चलती है, तो इसे कंप्रेस्ड वेव्स भी बोला जाता है। सर्वाधिक गति वाली जो तरंगे होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स। तो इनकी गति सर्वाधिक होती है। किस प्रकार ये चलती है, स्प्रिंग के समान चलती है, यानी कि यह अनुदैर्ध्य तरंगे हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या यह क्या है, संपीड़नात्मक तरंगे हैं। विशेषताएं क्या है, इसकी गति सर्वाधिक होती है। यह तीनों माध्यमों में चल सकती है। किस में चल सकती है, यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तो विशेषता कौन सी ऐसी तरंग है जो तीनों माध्यम से गुजर सकती है, तो वह है प्राथमिक वेव्स या पी वेव्स। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी पर सबसे पहले पी तरंगे ही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि सबसे पहले सबसे स्पीड वाली पहुंचेगी। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, पी तरंगों की है। तो सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती है धरातल पर वह पी वेव्स है, उसी कारण इनका नाम दे दिया प्राथमिक तरंगे। इनकी गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तरल में उससे कम और गैसीय माध्यम में उससे कम हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार गति करती है, ये अपन देख रहे हैं भाई, यहाँ चली फिर वापस कंप्रेस्ड हो गई, धीरे धीरे ये पास आ गई, फिर ये चली फिर धीरे धीरे पास पास हो गई। तो इस प्रकार कंप्रेस्ड ये होती रहती है और ये चलती रहती है, इस प्रकार गति करती है। ये अपने स्प्रिंग के समान गति करती है, इसे अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन्हें कहा जाता है पी तरंगों को। अगला देखते हैं एस तरंगे। तो द्वितीयक तरंगे हैं, 2 नंबर पे जो तरंगे पहुंचती है सतह पर उन्हें बोला जाता है द्वितीयक तरंगे। इनकी गति पी तरंगों से कम होती है। आप कभी अगर जिम गए हैं तो देखा होगा, भाई जिम में जो बॉडी बिल्डर होते हैं वह रस्सी को पकड़ते हैं और कुछ इस प्रकार उस रस्सी को हिलाते रहते हैं। वह रस्सी जिस प्रकार से गति करती रहती है इस प्रकार सर्पिलाकार रूप में, उसी प्रकार गति होती है अपने किसकी, एस तरंगों की। तो एस तरंगे कुछ इस प्रकार जो है गति करती है रस्सी के समान। यह एस तरंगे होगी। इस प्रकार की गति के कारण इनका दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव्स या शियर वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे। सारे नाम याद रखने हैं। द्वितीयक तरंगे हैं, इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है, इन्हें शियर वेव्स भी बोला जाता है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी बोला जाता है। इसमें कण जो होते हैं वह तरंग की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पर कंपन करते हैं। विशेषताएं क्या हो जाएगी, इन तरंगों की गति पी तरंगों से कम होती है। ये तरंगे जो है ठोस माध्यम में ही गति करती है, द्रव में यह गति नहीं करेगी। कल अपन ने पढ़ा था भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें बाह्य कोर जो है यह द्रव अवस्था में है अत्यधिक तापमान के कारण। इसका मतलब ये होगा कि एस तरंगे जो है यह बाहरी कोर में गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि एस तरंगे सिर्फ ठोस में ही गति करती है। इन्हें बॉडी वेव्स भी कहा जाता है। तो ये हो गया अपने एस वेव्स और पी वेव्स दोनों देख लिया। एस वेव जा रही है स्प्रिंग के समान और अपनी पी वेव जो है ये जा रही है स्प्रिंग के समान। और एस वेव अपन ने देखा भाई जिस प्रकार अपन रस्सी को हिलाते हैं साइड में, इस प्रकार से रस्सी गति करती रहती है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे या एस वेव्स बोल देते हैं। कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो भाई इसने रस्सी पकड़ रखी है और वो इस रस्सी को इस प्रकार हिला रहा है, या इस प्रकार जो रस्सी हिलती रहती है वही गति होती है अपने ट्रांसवर्स वेव्स की या एस वेव्स की। तीसरी तरंगे लेते हैं एल वेव्स या सतही तरंगे। ये तरंगे जो है सतह के पास से ही उत्पन्न होती है। सबसे विनाशकारी तरंगे होती है एल वेव्स। एल वेव्स को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग हो जाते हैं एल वेव्स के, एक तो हो जाता है लव वेव्स और दूसरा हो जाता है रिले वेव्स। तो 2 भाग रिले वेव्स और लव वेव्स क्या हैं, ये दोनों एल तरंगे ही है। विशेषताएं क्या है कि ये केवल पृथ्वी की सतह पर ही चलती है, अंदर इनकी गति नहीं होती है पृथ्वी की सतह के। दूसरा है रास्ता इनका उत्तल होता है। उन दोनों का रास्ता कैसा था, अवतल था। इन दोनों का रास्ता उत्तल होता है। यह जल से भी गुजर सकती है, गहराई में जाने पर यह खत्म हो जाती है। तो एल वेव्स अपन ने देखा था कि द्रव माध्यम में नहीं चल सकती, एल वेव्स जो है यह द्रव में भी चल सकती है। जैसे ही यह गहराई में जाएगी, जैसे ही अपन गहराई में जाते हैं तो वहां एल वेव्स नहीं होती है, सतही तरह क्या होती है, ये सतही वेव्स ही होती है। इनकी कंपन की गति से इन गति सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये आड़े तरीके टेढ़े तरीके से जिगजैग रूप से जो है ये चलती है। अब युगोस्लाविया में जो है 1909 में भूकंप आया था और उस भूकंप के आधार पर 2 नई प्रकार की तरंगों की खोज की गई, जिनकी गति जो है वह पी तरंग व एस तरंग से कम थी। इनकी गति के आधार पर इनको नया नाम दे दिया गया। एक तो हो गई पीजी तरंग, एक हो गई एसजी तरंग। तो पीजी और एसजी तरंग क्या है, पी व एस तरंगों के समान ही है। इनकी गति जो है वह पी तरंगों व एस तरंगों से कम होती है। अगली तरंगे देखते हैं पी स्टार व ए स्टार। तो सर्वप्रथम क्या था कि कोनार्ड ने जो है एक नई तरंगों की खोज की। इन तरंगों की गति पी तरंग और पीजी तरंग के बीच की गति थी। दोनों तरंगों के बीच की गति, पी तरंग और पीजी तरंग के बीच की गति किसने ढूंढी, कोनार्ड ने ढूंढी, नाम दे दिया पी स्टार। और दूसरा था एस स्टार, जेफरीज ने एक नई तरंगों की खोज की। इनकी गति एस तरंग व एस जी तरंग के बीच की गति थी, इनका नाम दे दिया एस स्टार। अब अपन लेते हैं कि भूकंप का छाया क्षेत्र। अपन ने देखा कि पी तरंगे तीनों माध्यम से गुजर सकती है, एस तरंगे जो है यह द्रव माध्यम से नहीं गुजर सकती। तो कुछ ऐसा क्षेत्र होगा पृथ्वी के अंदर, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां भूकंपीय तरंगे नहीं गुजर सकती। पृथ्वी के तल के अंदर ऐसा क्षेत्र जहां से भूकंपीय तरंगे नहीं गुजर सकती, उस क्षेत्र को बोला जाता है छाया क्षेत्र। अब तीनों तरंगों के लिए अपन छाया क्षेत्र देखेंगे। तो पी तरंग जो है तरल में जा सकती है, लेकिन इनका रास्ता जो है मुड़ जाता है। जैसे ही बाधाएं आती है बीच में तो ये तरंगे अपना रास्ता मोड़ लेती है, जैसे ये माध्यम चेंज करती है। तो पी तरंगे कुछ इस प्रकार से जो है रास्ता मोड़ कर चलती है पृथ्वी के भूगर्भ में।
और नतीजा क्या होता है, नतीजा होता है वह पी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र क्या है, 103 डिग्री से 142 डिग्री, 103 डिग्री से 142 डिग्री, 103 डिग्री से 142 डिग्री पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। 103 से 142 डिग्री, 142 डिग्री पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, याद रखना है 103 से 142। फिर उसी प्रकार अपन देखेंगे कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र और अधिक होगा क्योंकि यह द्रव से नहीं गुजर रही है। तो एस तरंगे 103 से 180 डिग्री, 103 से 180 डिग्री, वह 103 से 142 और यह 103 से 180 डिग्री इनका छाया क्षेत्र होता है। यानी कि इस क्षेत्र से एस तरंगे नहीं गुजर सकती। यह हो गया 103 से 180 डिग्री के बीच में एस तरंगे नहीं गुजर सकती है। अब महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों को? भूकंपीय तरंगे एक प्रकार से एक्सरे मान सकते हैं पृथ्वी के अंदर का। ये एक्सरे ऊपर आ जाता है और उसके माध्यम से ही अपन पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में जान सकते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। भूकंपों के बारे में भी अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं इन तरंगों का अगर अध्ययन करा जाए। और अगर पूर्वानुमान अपन लगा लेते हैं भूकंपों के बारे में तो बचाव जो है वह अधिक हो सकता है। तो इन सभी के माध्यम से फिर से अपन देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले ऊपर ही ऊपर अपन ने देखा, क्या देखा, देखा क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। पी तरंगों की गति यहाँ कितनी होती है, 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गहराई अपन ने देखा था 30 से 35 महासागरों में कम होती है, तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्रस्ट जो है वो अधिक मोटी होती है। फिर अपन ने देखा था मेंटल, मेंटल में गति कितनी है, गति हो जाती है पी तरंगों की लगभग 8 के आसपास। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर तरंगों की गति कम हो जाती है, इसे निम्न गति मंडल या प्लास्टिक या दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फीयर बोला जाता है। तीसरा अपन ने देखी थी कोर। कोर जो है कहां से है, मेंटल, मेंटल की जहां सीमा होती है 2900 से लेकर पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होती है, 637। याद रखो बात, यह है पृथ्वी की त्रिज्या 637, आगे जीरो लगा दो, याद रखो बात 637, याद रखो बात, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या तक जो है कोर का एरिया है। तो कुछ इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये अपन पहली क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए बार बार इनको नहीं पढ़ा जा रहा। तो अब जब अपन ने वायुमंडल देखा था तो अपन देखते थे कि जिस प्रकार एक परत के बाद में दूसरी परत आती है तो कुछ उस क्षेत्र की जो विशेषताएं होती है कुछ अलग हो जाती है। अब ये विशेषताएं अलग किस प्रकार से हो जाती है ये अपन यहाँ देखते हैं। तो अपन देख लेते हैं भूगर्भीय असंतत्य। उसे अपन क्या बोल रहे थे, जैसे मान लो वह अपना ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, उसके जस्ट ऊपर 2 किलोमीटर की एक सीमा थी। वह क्या सीमा थी, वह सीमा थी ट्रोपोपोज की। वहां जो विशेषताएं हैं वह ठीक विपरीत हो जाती है ट्रोपोस्फियर के। तो कुछ उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अलग विशेषताएं जो है ये प्रदर्शित करता है। उसी क्षेत्र को बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी या उसे बोला जाता है असंतत्य। तो पहले अपन देख लेते हैं भाई कौन कौन सी परत के बीच में कौन कौन से असंतत्य पाए जा रहे हैं। पहला है कोनार्ड असंतत्य। कोनार्ड असंतत्य कहाँ पाया जा रहा है, क्रस्ट के ही भीतर। क्रस्ट के भीतर दो चीजें अपन ने देखी थी भाई, एक तो ग्रेनाइट की परत है और एक बेसाल्ट की परत है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच में एक परत पाई जाएगी जिसे अपन बोल देंगे कोनार्ड असंतत्य। फिर देखा था मोहरोविसिक असंतत्य क्रस्ट और मेंटल के बीच। पहले तो है क्रस्ट में जो असंतत्य पाया जा रहा है उसका नाम है कोनार्ड। फिर मोहरोविसिक क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंतत्य है उसे मोहरोविसिक असंतत्य बोलते हैं। फिर देखा था ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपेटी असंतत्य। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो परत है वह होगी रेपेटी असंतत्य। फिर मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो था वो था गुटेनबर्ग असंतत्य, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद में बाह्य कोर आंतरिक कोर के बारे में है लेमैन असंतत्य। तो इनको याद रखना है इसी क्रम में। इसके लिए अपन ट्रिक भी बना लेते हैं कि कॉन्फी मोरेगुला, कॉन्फी मोरेगुला, कॉन्फी से लेंगे अपन कोनार्ड, फिर मोरेविसिक, फिर रेपेटी, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमान। तो याद रखना है कॉन्फी मोरेगुला, पहले क्रस्ट में, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, फिर मेंटल और बाह्य कोर के बीच में, और फिर कोर के बीच में। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर था पृथ्वी की आंतरिक संरचना
वह यहीं समाप्त होता है। ये आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो अगर आप पूरे ध्यान से याद करते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।